हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और यहाँ पे चल रही है हमारी 11th क्लास की सीरीज, जिसमें हम लोग आज करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। ठीक है ना। तो 12th क्लास की भी हमारी सीरीज चल रही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं पे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देता हूँ। ठीक है। अगर आप वीडियो आगे देखोगे तो वीडियो में भी आपको लिंक मिल जाता है, तो आप कहीं से भी अपना डाउट अगर कोई भी है तो आप पूछ सकते हो। बाकी हम लोग ये यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे 11th क्लास और 12th का दोनों का। तो आप यहाँ पे आराम से पूरा अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है ना। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे जो भी रहेगा 11th और 12th का। तो ये सीरीज हमारी रहेगी नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस, बोर्ड सभी के लिए। ठीक है। तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? कल तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट खत्म कर लिया था। अब हमें देखना है क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर हमें निकालना है, यहाँ पे आप और कर देना क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। तो अगर हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम पहले देखते हैं हम इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। अब अगर मैं यहां पे आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखूं, ए क्रॉस बी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या आता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप आता है यहाँ पे, ए बी साइन थीटा आता है। तो जहां अगर हम सारी वैल्यूज लिखे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और एन क्या है? अ वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर perpendicular, a unit vector perpendicular to both a vector and b vector। n कैप क्या है? हमारा एक यूनिट वेक्टर है जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है ए बी साइन थीटा। तो अगर आपको ए बी साइन थीटा निकालना हुआ तब तो आप मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे और एंगल ले लोगे तो आपको मिल जाएगा ए बी साइन थीटा। लेकिन आप अब एन कैप कैसे निकालोगे? एन कैप आप कैसे निकालोगे? ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है। कि आप एन कैप कैसे पाओगे? एन कैप की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इसको हम राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? देखो, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? पुट योर राइट हैंड in the direction of first vector, in the direction of first vector, and fold your fingers in the direction of
in the direction of second vector. Fold your finger towards the second vector. आप कर लो, in the direction मत करो आप. Hold your fingers towards the second vector. Then the direction of thumb is the direction of, so the direction of thumb is the direction of A vector क्रॉस B वेक्टर. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो n कैप. ठीक है ना. ये रूल क्या बोलता है बेसिकली, मैं यहां पे आपको समझाता हूं. यहां पे आप इसके पहले लिख लेना ज्वाइन बोथ द वेक्टर टेल टू टेल. ठीक है ना. ज्वाइन बोथ वेक्टर्स टेल टू टेल. टेल टू टेल. ठीक है. ये आप पहले लिख लेना ज्वाइन बोथ द वेक्टर टेल टू टेल. देन पुट योर राइट हैंड in the direction of first vector and fold your fingers in towards the second vector. Then the direction of thumb is the direction of A cross B vector. ठीक है. अब इसको देखो, बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ. एक वेक्टर आपको A वेक्टर इधर गिवन है और B वेक्टर आपको इधर में गिवन है. ठीक है. A वेक्टर और B वेक्टर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं. अब आपको क्या निकालना है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है. A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है कि इसकी डायरेक्शन क्या आएगी. तो इसका मेथड क्या है, सबसे पहले आप दोनों वेक्टर को टेल टू टेल आप ज्वाइन करा दो. A वेक्टर और B वेक्टर को आपने ज्वाइन करा दिया. कैसे? टेल टू टेल आपने ज्वाइन करा दिया. देन आपको ज्वाइन कराने के बाद करना क्या है, अगर आपको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना है, तो अपने राइट हैंड को A वेक्टर की डायरेक्शन में आपको प्लेस करना है. यहां से टेल से हेड की डायरेक्शन में राइट हैंड को आपने ऐसे रखा. अब आपको अपनी फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की दिशा में, जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन है या दूसरा वेक्टर जिधर प्रेजेंट है उस साइड में आपको फोल्ड करना है. तो अगर मैं अपनी फिंगर फोल्ड करूं तो क्या मेरी फिंगर फोल्ड होंगी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में? नहीं होंगी. इसका मतलब हैंड मैंने गलत रखा हुआ है. मुझे हैंड कैसे रखना पड़ेगा? ऐसे रखना पड़ेगा. अगर मैं ऐसे रखता हूं अपना हैंड तो मेरी फिंगर्स दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फोल्ड हो रही है. ठीक है ना. तो अब मैं अपना हैंड ऐसे रखूंगा और अपनी फिंगर्स को फोल्ड करूंगा तो ये डायरेक्शन ऑफ मेरी क्या आ रही है? थंब. ये क्या आ रही है? डायरेक्शन ऑफ थंब. तो अगर A वेक्टर और B वेक्टर को मैं निकालूं A क्रॉस B की डायरेक्शन, तो क्या आएगी? यही थंब की डायरेक्शन आएगी. इसी को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल. सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइन बोथ द वेक्टर टेल टू टेल, देन पुट योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड फोल्ड योर फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर. देन द डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B वेक्टर. ठीक है. तो A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या आएगी? परपेंडिकुलर आएगी, आउटवर्ड द प्लेन. ठीक है ना. तो A क्रॉस B डायरेक्शन इज आउटवर्ड द प्लेन. ठीक है ना. ये आउटवर्ड द प्लेन रहेगी, आउटवर्ड इस डायरेक्शन में रहेगी. ठीक है. अब अगर आपको यहीं पे निकालना हुआ, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे पूछ देता आपको B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तब आप क्या करते? तब आप अपने हैंड को B वेक्टर की डायरेक्शन में रखते और आप A वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को फोल्ड करते. तो डायरेक्शन क्या आती? इनवर्ड द प्लेन, इनवर्ड द बोर्ड के इनवर्ड डायरेक्शन में आते. ठीक है ना. समझ आया आपको? तो अगर मैं यहां पे लिखूं एक प्रॉपर्टी, अगर मैं लिखूं A क्रॉस B की, A क्रॉस B जो मेरा होता है
वो किसके इक्वल होता है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होता है, लेकिन विद माइनस साइन, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम इस पे एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर हम आई जे के कैप पे आ जाएंगे कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हमें देखना है कि अगर दो वेक्टर गिवन है जिनका मैग्नीट्यूड और जिनके बीच की एंगल, जिनके बीच का एंगल आपको गिवन है, तो उस वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है थीटा दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। तो आपको बताना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये बताना है आपको। तो इसको आप सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। चलो सॉल्व कर लिया होगा, तो अब मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपको लिखना पड़ता है तो क्या होता है, ये ए बी साइन थीटा एन कैप जो क्या है हमारा यूनिट वेक्टर है, जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो अब मैं यहां पे वैल्यू रख दूं, सारी वैल्यूज 3 क्रॉस 4 क्रॉस साइन 90, कितना मिल गया मुझे 12। ये आ जाएगा आपका ए क्रॉस बी की वैल्यू। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप निकालोगे। चलो लिख लिया होगा आपने। तो अब मैं आपको सेकंड बताता हूं। अगर कहीं पे आपको ए वेक्टर आपको आई जे के फॉर्म में दिया रहे, ए वेक्टर आपका दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये दिया हुआ है। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3k। आपको बताना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, ये आपको निकालना है। जनरल फॉर्मूला आपको निकालना है, तो बताओ आप क्या आएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको बताता हूं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ए क्रॉस बी अगर आपको निकालनी है, ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो आप देखो क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे। ठीक है, यहां पे ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। अब यहां पे अगर आप सर्कल में ऐसे मूव करते हो, अगर क्लॉकवाइज आप मूव करते हो तो सब क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, सब पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो पॉजिटिव मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। तो अगर क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज का मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर आप निकालोगे तो ये क्या मिलेगा, प्लस के कैप मिलेगा आपको। ठीक है, समझ आया। उसी तरीके से जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप कितना मिलेगा, प्लस आई कैप। अब अगर आप निकालो के कैप क्रॉस आई कैप तो कितना मिलेगा, प्लस जे कैप। ठीक है, ये मिलेगा। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जे कैप क्रॉस आई कैप है तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस के कैप।
अब अगर मुझे आई कैप क्रॉस के कैप है, आई कैप क्रॉस के कैप, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्या मिलेगा मुझे माइनस जे कैप, ठीक है। और अगर मेरा है तीसरा के कैप क्रॉस जे कैप, ये कितना मिलेगा मुझे माइनस आई कैप, ठीक है ना, माइनस आई कैप मिल जाएगा। अब अगर मैं यहां पे आपको लिखूं आई क्रॉस आई, तो आप जानते हो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि मैं आई को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं। तो 1 इंटू साइन 0, साइन 0 कितना देता है आपको, 0 देता है, इसी वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। उसी तरीके से जब आप जे क्रॉस जे करोगे, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 0, और आप के क्रॉस के अगर करोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 0। अब इसी का यूज करके आप इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला आप लिख लो कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो अगर आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, तो आप क्या करो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है, क्रॉस b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये आएगा, ठीक है। अब इसको आपको लिखना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप क्या करना, सबसे पहले इसको तीनों से मल्टीप्लाई करना, फिर इसको उठाना और तीनों से मल्टीप्लाई करना, फिर इसको उठा के तीनों से मल्टीप्लाई करके लिखना। तो मैं एक को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, बाकी आप खुद से ट्राई करना कि क्या वैल्यू आती है। तो यहां पे क्या मिलेगा आप बताओ, a1 b1 आई क्रॉस आई, मैं इसको सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस a2 b1 जे क्रॉस आई आएगा, प्लस a3 b1 क्या आएगा के क्रॉस आई आएगा। ये मैंने सिर्फ अभी b1 को मल्टीप्लाई किया है, इसी तरीके से आप आगे वाले को भी मल्टीप्लाई करके लिखोगे और इस रूल से आप देखोगे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, उसकी वैल्यू आप लिख के तब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो मैंने आपको बताया है उसी को आपको यूज करके लिख देना है बस। अब मैं इसका आपको जो फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस में यूज करना है, जैसे वो चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो और अभी जो मैं तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको दूसरा वाला तरीका समझाने जा रहा हूं जिसको आप प्रॉपरली यूज करोगे हर जगह, ठीक है। तो इसको आप निकाल लेना। चलो अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। अगर इस तरीके से कोई वेक्टर गिवन है तो हम a क्रॉस b कैसे निकालें, अगर i j k के फॉर्म में गिवन है तब। तो अब हम इसको देखते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये क्या हो जाता है हमारा डिटर्मिनेंट आप एक बना लो, i कैप j कैप और k कैप का एक डिटर्मिनेंट बना लिया आपने। अब क्या करो, आप पहला वेक्टर, अगर आपको a क्रॉस b निकालना है तो सबसे पहले a वाले सारे कंपोनेंट आएंगे। i के साथ में क्या है a1 है, j के साथ में क्या है a2 है और k के साथ में क्या है a3 है। इसको आपने लिख लिया। यहां पे ये क्या है b1 है i के साथ में, b2 और b3, ये आपका एक डिटर्मिनेंट बन गया। इसी डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। a क्रॉस b की वैल्यू अब आ जाएगी आपके, ठीक है। अब बात आती है कि जो लोग मेडिकल के होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत टफ है, डिटर्मिनेंट आ गया कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसको आप प्लस मानोगे, ये आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अगर मुझे अब आई कैप निकालना है, अगर मुझे आई कैप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस रो को, जो मुझे, जैसे मुझे आई कैप निकालना है तो आई कैप वाली पूरी रो में भूल जाऊंगा और आई कैप वाला पूरा कॉलम में भूल जाऊंगा। इसको मैं भूल गया और इसको मैं भूल गया, ठीक है। ये और ये वाली रो और ये वाला कॉलम मेरा गायब हो गया। अब बचा कितना, मेरे पास सिर्फ इतना पार्ट बचा,
यही पार्ट तो बचा, ये खत्म हो गया मेरा, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये पार्ट बचा, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और विद माइनस साइन हम इसको लिख देते हैं। तो क्या होता है, यहां पे क्या करोगे आप, A2B3, अब उसके बाद माइनस आएगा क्योंकि आप माइनस साइन के साथ लिखोगे, B2A3, B2A3, ये आपका आई कैप आ गया, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर से मैं आपको जे कैप निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। ये आई कैप आपने ऐसे लिख लिया। अब उसी तरीके से ये आई, जे और के, A1, A2, A3, B1, B2, B3, ठीक है। अब हम मुझे क्या निकालना है, जे। तो ये प्लस था, ये हमारा माइनस था, ये था प्लस। अब जे में क्या करूंगा, मैं माइनस जे लिखूंगा क्योंकि जे मेरा क्या है, माइनस है। प्लस माइनस प्लस मैंने बताया आपको, तो आप क्या लिखोगे, जे को माइनस जे लिखोगे। अब इसमें भी वही करना है आपको, ये रो भूल जाना है और जे वाला, ये वाला कॉलम भूल जाना है। A2, B2 और जे वाला, ये वाला कॉलम और ये ऊपर वाली जे वाली जो रो है और कॉलम है, दोनों को भूल जाना है। अब आपके पास क्या बचा, A1, B1 और A3, B3 बचा। तो इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, A1 B3 माइनस, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर और माइनस साइन लगाओगे, माइनस साइन लगेगा, B1 A3 कितना मिल जाएगा आपको, A3 B1, ठीक है, ये मिल गया। अब मुझे निकालना है प्लस के कैप, प्लस के कैप मुझे निकालना है। अब मुझे क्या मिलेगा, के कैप वाली रो में भूल जाऊंगा और इसका कॉलम में भूल जाऊंगा। मैंने प्लस के क्यों लिखा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस के कैप आप निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, ये कॉलम में भूल गया, ये रो में भूल गया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, A1 B2 माइनस, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस A2 B1, ठीक है, यही मिलेगा। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू। समझ आया। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप इससे मैच करना, यही सेम वैल्यू आपकी आएगी, जो वैल्यू मैंने यहां पे लिखा है ना, एग्जैक्टली यही वैल्यू आपको इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो कर लिया होगा आपने, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं और हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i + 2j और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 4i + j - 3k, ये दिया हुआ है। आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है आपको, क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग फटाफट निकालो, फिर मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट बनाऊंगा वही जो मैंने आपको बताया था, आई, जे और के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख दूंगा। पहले ए क्रॉस बी निकालना तो पहले इसकी वैल्यू लिखूंगा 3, 2 और यहाँ पे के कैप है ही नहीं, के कैप नहीं है, इसका मतलब के कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। अब यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 4, 1 और ये कितना -3, ये कितना आएगा -3, इसकी वैल्यू कितनी है -3 है। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। अब वही फॉर्मूला लगा दो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस रहेगा। अब आपको आई कैप लिखना है, आई कैप, इसकी कॉलम को और इसके रो को आप भूल जाओगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा -6 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा -0, यही मिलेगा। माइनस जे कैप आएगा
जे कैप को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 3 3 माइनस 9 माइनस 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ठीक है। और प्लस के कैप आपको कितना मिलेगा बताओ आप। के कैप आप लोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये रो और ये कॉलम आप भूल जाओगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 3, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साथ आप लिखोगे माइनस 4 2 जा 8, ठीक है, ये मिलेगा। तो कितना आ गया -6i प्लस 9j माइनस 5k कैप, ये आपका आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू। समझ आ गया? इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूं 3D में, जो मैंने आई जे के को मैंने लिखा हुआ था। चलो तो अब देखते हैं, मैं आपको इसको 3D में समझाता हूं, है ना। 3D में अगर हम देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा है जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई और जेड एक्सिस, इधर आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप। तो अगर इसको मैं क्या करूं, आई क्रॉस जे अगर मुझे निकालना है, आई क्रॉस जे, इसको मैं अपने फिंगर को किस डायरेक्शन में रखूंगा, अपने राइट हैंड को आई की डायरेक्शन में रखूंगा और फिंगर्स को फोल्ड करूंगा जे की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन मेरी क्या आ रही है, ऊपर की डायरेक्शन। ऊपर की डायरेक्शन क्या है, के कैप है, ऊपर की डायरेक्शन आपकी के कैप है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था आई क्रॉस जे कितना होता है, के कैप के बराबर होता है। उसी तरीके से आप जे क्रॉस के को देखो, जे ये है और के ये है, तो जे की डायरेक्शन में रखो और के की डायरेक्शन में आप फिंगर को फोल्ड करो। तो डायरेक्शन आपकी क्या आ रही है, डायरेक्शन आ रही है प्लस आई कैप की, तो ये प्लस आई कैप हो गया। उसी तरीके से आप के क्रॉस आई रखो, के आपका इधर है और आई आपका इधर है, तो के क्रॉस आई निकालोगे आप तो क्या डायरेक्शन आएगी, प्लस जे की डायरेक्शन आएगी। यही मैंने आपको बताया हुआ था, ये डायरेक्शन आ गई। अब अगर मैं उल्टा करता हूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, जे क्रॉस आई अगर मैं करता हूं, तो जे की डायरेक्शन में अपने मैंने हैंड को रखा और आई की डायरेक्शन में मैंने फोल्ड किया, तो डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड आई, है ना। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो जे की डायरेक्शन में रखा मैंने, आई की डायरेक्शन में फोल्ड किया, तो डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या है, माइनस के कैप, वही मैंने लिखा था आपको यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से जब आप आई और के को आप निकालोगे, आई और के को एंटी क्लॉकवाइज चलोगे आप, तो आई और के को निकालोगे, के कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप की डायरेक्शन में रखोगे और के की कैप की डायरेक्शन में फोल्ड करोगे, तो ये डायरेक्शन आएगी। ये डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अब आपने इसको निकाल लिया और इसको निकाल लिया। अब बात आती है इन दोनों को निकालने की, तो आप के कैप क्रॉस जे कैप आप निकालो, के कैप क्रॉस जे कैप, तो इसको आप के कैप की डायरेक्शन में रखोगे और जे कैप की डायरेक्शन में आप फोल्ड करोगे, तो डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर आ रही है। ये प्लस आई है तो इधर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई प्लस क्यों होता है, और जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस जे नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे की चीजें देखेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको अब रब करता हूं, ठीक है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको गिवन है, ए वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर आपको गिवन है। ए वेक्टर कितना है आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ए वेक्टर कितना है आपका, ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर है आपका 2i प्लस जे, 2i प्लस के ले लेते हैं हम इस बार, ठीक है, 2i प्लस के। तो आपको निकालना है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है, ये आपको बताना है। तो फटाफट आप लिखो इसका सॉल्यूशन, फिर मैं आपको बताता हूँ।
और आप मैच करोगे मेरे सॉल्यूशन से। डिन 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 डिन। चलो अपना आपने कर दिया होगा। अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मुझे बी क्रॉस ए वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप आई जे के आप ऐसे लोगे। अब उसके बाद वैल्यू रख दो। पहले आपको बी वेक्टर निकालना है तो पहले आप बी की वैल्यू रखोगे 2 1 2 0, क्योंकि यहाँ जे कैप नहीं है तो जे कैप नहीं है तो 0 और के कैप कितना मिल जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आप इसके ओर रखोगे, कितना मिलेगा 3 -4 1, ठीक है। इसको आपने डिटर्मिनेंट को क्लोज कर दिया। ये डिटर्मिनेंट बन गया ये आपका माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप आई कैप लिखो। आई कैप लिखोगे तो आई के रो और कॉलम को भूल जाओगे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0 तो 0 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और माइनस को फिर माइनस आपको लगाना है तो +4 मिल जाएगा। माइनस जे आप रखो। जे कितना मिलेगा? ये कॉलम खत्म हो जाएगा, ये रो खत्म हो जाएगी। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, ठीक है। प्लस के कितना मिलेगा आपको बताओ? ये रो ये कॉलम खत्म, इसको आपने मल्टीप्लाई किया -8 और इसको आपने मल्टीप्लाई किया -0, यही मिलेगा। तो कितना आया 4i प्लस जे -8k, ये आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ गया, ठीक है ना। समझ आ गया? फटाफट नोट डाउन कर लो आप। चलो कर लिया होगा आपने नोट डाउन। अब मैं कुछ जनरल चीजें आपको वेक्टर में थोड़ी थोड़ी हैं वो मैं बता के फिर हम लोग आज प्रॉब्लम करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पे साइन रूल एक आता है, साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है? अगर ये पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रहे हो, 3 फोर्सेस लग रहे हो, एक ये है आपका F1 वेक्टर, फोर्सेस हो सकते हैं या कोई भी वेक्टर हो सकता है, और ये है आपका F2 वेक्टर और ये है आपका F3 वेक्टर, ठीक है। और ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में है। पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। पॉइंट क्या है आपका? इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और यहां पे आपको दिया हुआ ये एंगल कितना है? अल्फा है। ये एंगल कितना है? बीटा है। और ये एंगल कितना है? गामा है। ये आपको तीनों का एंगल दिया हुआ है। तो अगर आपको लिखना पड़े यहां पे, अगर ये इक्विलिब्रियम में है पॉइंट, अगर हमारा पॉइंट हमने मान लिया पॉइंट क्या है? P है आपका। पॉइंट P आपका क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो आप क्या लिख सकते हो उस कंडीशन में? मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर डिवाइडेड विद इसका साइन लिखोगे आप। किसका? F1 वेक्टर अगर आप लेते हो तो आप F2 और F3 के बीच का एंगल लोगे आप, तो साइन अल्फा, ठीक है। उसी तरीके से जब आप लोगे F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या मिलेगा आपको? यहां से इन दोनों के बीच का वेक्टर, इसको आप छोड़ दोगे जो बचे हुए हैं उन दोनों के बीच का, तो साइन बीटा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा अगर आप देखोगे ये, तो अगर आपको F3 का मैग्नीट्यूड लिखना है, F3 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड विद साइन गामा, ठीक है ना। F3 अब लिखोगे तो इन दोनों के बीच का लोगे। ये होता है हमारा साइन रूल, जिसको हम कहीं कहीं पे यूज करेंगे। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, साइन रूल को। फिर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब मैं रब करता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज वेक्टर्स के। तो वेक्टर्स के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 वेक्टर से रिलेटेड क्या दिया हुआ है? आपका एक पॉइंट है, इस ये आप मान लो आपका
एक्सिस है कोई, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे फोर्सेस कुछ ऐसे लग रहे हैं, यहाँ पे 5 न्यूटन का लग रहा है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे लग रहा है। और एक फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, 10 न्यूटन का लग रहा है। और एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे लग रहा है, सपोज 60 डिग्री पे। इसकी वैल्यू कितनी है, 7 न्यूटन, ठीक है। और एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 न्यूटन, ठीक है। ये 4 फोर्सेस आपके लग रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से मत बनाओ, इसको आप डॉटेड से बना लो, है ना, ताकि आपको फोर्सेस बढ़िया से नजर आए। इसको आपने डॉटेड से बना लिया, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक पॉइंट पे हमारे 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब हमें क्या बताना है, इन चारों का सम बताना है। अगर मैं इसको बोल दूं F1, इसको बोल दूं F2 वेक्टर, इसको मैं बोल दूं F3 वेक्टर और इसको मैं बोल दूं F4 वेक्टर, तो आपको चारों का क्या बताना है, सम बताना है। चारों को ऐड करने पे कितना आएगा, ठीक है ना। इसकी लेंथ आप थोड़ी छोटी रखो, इसको थोड़ा बढ़ा दो आप, ठीक है ना। ये हो गया। तो अब आपको बताना है इनका सम कितना आएगा। तो आप सॉल्व करके बताओ मुझे, इनका सम आप कितना निकालोगे। फटाफट इसको सॉल्व करो और बताओ आप पॉलीगन लॉ आप लगाओगे, कैसे लगाओगे। चलो कर लिया होगा आपने। तो अब मैं देखो इसको मैं कंपोनेंट मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, कंपोनेंट मेथड लगाऊंगा, ठीक है ना। कंपोनेंट मेथड मेरा क्या बोलता है कि आप आर एक्स निकाल लो, आर वाई निकाल लो और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका कितना होगा, रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब इस फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा। इसको मैंने इधर रिजॉल्व कर दिया और इधर रिजॉल्व कर दिया। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो आप जानते हो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये कितना मिलेगा, 5 cos ऑफ 30, यही तो मिलेगा। ये कितना मिलेगा, 5 sin 30, यही मिलेगा। थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं तब, ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। यहां पे मैं बनाता हूं डायग्राम, ठीक है। ये फोर्स है आपका 5 न्यूटन और यहां पे ये फोर्स जो है वो कितना है, 10 न्यूटन और ये फोर्स कितना है, 7 न्यूटन और इधर में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 3 न्यूटन, ठीक है। ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा। इस फोर्स को अगर मैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अगर मैं रिजॉल्व करूं तो मुझे कितना मिलेगा बताओ आप, 5 cos ऑफ 30, 5 cos 30 कितना होता है बताओ आप, 5 इंटू रूट 3/2, यही तो मिलेगा। और इसको आप निकालोगे, ये कितना मिलेगा बताओ आप, 5/2 मिलेगा, sin 30 मिलेगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। अब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा दो डायरेक्शन में। ये अगर 30 है तो ये एंगल मेरा 30 मिल रहा था, ठीक है ना। इसको अब मैं दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा। इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा दो डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसके कंपोनेंट ऐसे आएंगे। ये 60 डिग्री है तो बताओ आप ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये cos 60 मिलेगा, 7 cos 60, 7 cos 60 आपका कितना आता है, cos 60 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 7/2 और ये कितना आ जाएगा 7 रूट 3/2, यही तो आएगा। अब ये वाला वेक्टर आपका x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में ही दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन वेक्टर्स को रिमूव कर सकता हूं। ये वाले वेक्टर जो है मेरे रिमूव कर सकता हूं, सिर्फ कंपोनेंट में लूंगा। तो अब यहां से आप समझना, अगर मैं rx लिखता हूं, rx x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, तो मुझे कितना मिलेगा, 5/2 माइनस की डायरेक्शन में है और 7 रूट 3/2 प्लस की डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन मेरी क्या है, पॉजिटिव,
ये डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन मेरी क्या है नेगेटिव, और ये डायरेक्शन क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो यहां पे आपको क्या मिलेगा, तो अगर आप निकालते हो इसकी वैल्यू आर एक्स की, तो 7√3/2 ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, -5/2 ये आपको नेगेटिव मिलेगा, और ये भी क्या है एक वेक्टर हमारा यहां पे भी है, ये भी क्या है माइनस है, -3, यही तो मिलेगा। एक्स वाले सारे जुड़ गए, 1 2 और 3, यही 3 थे हमारे पास, तीनों हमने देख लिया। तो कितना मिलेगा अगर आप यहां से निकालते हो तो क्या वैल्यू मिलेगी आप बताओ। इसको अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा 7√3/2, और इसको करोगे तो कितना मिलेगा 6 5 11/2। ठीक है ना, 11/2। ठीक है ना, तो अगर आप इसको, ये आपका आर एक्स मिल गया। ठीक है, ये आर एक्स मिल गया। इसी तरीके से आप आर वाई निकाल लो। आर वाई क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में जो रहेगा वो प्लस रहेगा, तो इस डायरेक्शन में कितना है 10 न्यूटन प्लस इस डायरेक्शन में, अब ये कितना है 7/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -7/2, और ये कितना है 5√3/2, ये भी कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो -5√3/2। ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपका, ये प्लस और ये दोनों माइनस, ये आपका आर वाई मिल गया। तो आर वाई कितना आ गया बताओ आप 13/2 -5√3/2। ठीक है, अब आपको अगर आर निकालना है तो आप क्या कर दो, रूट अंडर RX² कर दो प्लस RY² कर दो, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आप RX और RY की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, RX RY निकालना ही आपका टारगेट है, उसी को निकालना है आपको। ठीक है, वो निकाल लिया आपने तो आप रिजल्टेंट निकाल लोगे कि क्या आएगा। तो ये समेशन ऑफ वेक्टर्स है बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब एक से ज्यादा वेक्टर, दो से ज्यादा वेक्टर अगर आपको दिए हुए हैं तो आप कंपोनेंट मेथड ही यूज करो उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आपको गिवन है। ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस है, यहां पे मेरे फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, और ये किस एंगल पे है 37 डिग्री। ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रहा है मेरा, इसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, और इसका एंगल कितना है यहां से, इसका एंगल मैं यहां से ले लेता हूं, ये एंगल कितना है 53 डिग्री। ठीक है, एक फोर्स और लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है मान लो 5 10, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन है। ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है मान लो, इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 10 हमने ले लिया, इसको भी हम 10 ही ले लेते हैं। ठीक है, और ये एंगल हमें गिवन है, ये एंगल कितना है 37 डिग्री। थोड़ा मैं सिंपल बनाने के लिए प्रॉब्लम को आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस एंगल पे हम एक फोर्स F लगाएं, एक फोर्स F हम किस एंगल थीटा पे लगाएं, किस एंगल थीटा पे हम ये फोर्स लगाएं जिसका मैग्नीट्यूड है F, किस एंगल पे हम लगाएं ताकि इन सबका रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाए 0 आ जाए, नेट रिजल्टेंट हमारा 0 आ जाए। तो F फोर्स हम किस एंगल पे और कितने मैग्नीट्यूड का लगाएं, हमें दोनों बताना है।
एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताना है और इसका एंगल भी बताना है, दोनों बताना है। तो इसको आप सॉल्व करो और बताओ मुझे आप। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको देखो सॉल्व करके आपको बताता हूं। इसमें भी हमें क्या करना है, आर एक्स और आर वाई ही निकालना है, ठीक है। तो अब मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। मैंने किसको रिजॉल्व कर दिया, 5 न्यूटन को। तो 5 को अगर cos 37 अगर आप लेते हो, cos 37 कितना मिलता है 4/5, तो ये कितना मिल जाएगा 4, और ये कितना मिल जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में आप रिजॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, यही तो मिलेगा, ठीक है। अब मैं रिजॉल्व करता हूं ये बड़े वाले 10 न्यूटन को, 10 न्यूटन को अब मैं रिजॉल्व करता हूं। तो 10 न्यूटन को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ आप, इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। तो 10 न्यूटन अगर ये 53 डिग्री है तो cos ऑफ 53 कितना मिलता है 3/5, तो 10 इंटू 3/5 तो कितना मिलेगा 10 इंटू 3/5, 5 से 2 मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा आपको। और इधर वाला कंपोनेंट कितना मिल जाएगा 10 इंटू 4/5, 4/5 कितना मिलेगा आपको 8, ठीक है। ये कंपोनेंट आ गया आपका 8। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिजॉल्व करूंगा। मैंने 5 को रिजॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 और 4 आ गई। मैंने 6 को भी रिजॉल्व कर दिया। अब मैं किसको रिजॉल्व करूंगा, इसको रिजॉल्व करूंगा, इस वेक्टर को, ठीक है ना। इस वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो कितना मिलेगा, ये भी 10 है, 37 डिग्री पे है। इस डायरेक्शन में कितना मिलेगा ये वेक्टर बताओ, 10 वाले को अगर आप रिजॉल्व करते हो तो 10 cos ऑफ 37, cos 37 कितना मिलता है आपको 4/5 मिलता है। अब ये 4/5 कितना मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा, और इधर अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ठीक है। और 15 न्यूटन को तो आपको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इसी डायरेक्शन में है। आप F को भी रिजॉल्व कर दो। F को अगर आप रिजॉल्व करोगे, F को देखो मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, F को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, F के दो कंपोनेंट आएंगे। कौन कौन सा, रेड वाला F साइन थीटा, ये कंपोनेंट आएगा, और ये कंपोनेंट कितना मिलेगा मुझे F कॉस ऑफ थीटा, यही तो मिलेगा। अब मैं क्या करूं, अपना Rx निकाल लूं, Rx मैं निकालने जा रहा हूं। Rx मुझे कितना मिलेगा बताओ आप, Rx अगर मैं निकालूं तो कितना मिलेगा मुझे F कॉस थीटा प्लस 4 इसका कंपोनेंट -8 इन दोनों का कंपोनेंट, एक इसका कंपोनेंट 8 और एक इसका कंपोनेंट 8, दोनों का कंपोनेंट आप माइनस करोगे तो ये हो गया और ये हो गया, यही वैल्यू आएगी। तो इसको अगर आप निकालते हो तो कितना मिल जाएगा आपको F cos थीटा -12 मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा। ये मिल गया आपको Rx। इसी तरह आप Ry निकाल लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब Ry निकालो आप, Ry क्या मिलेगा आपको बताओ आप। Ry अगर आप निकालोगे, Ry के लिए ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, तो यहां पे कितना मिलेगा 6 प्लस 3 -6 -15 -f साइन थीटा, यही तो मिलेगा। इधर क्या है 6 है, 15 है और साइन थीटा है, तो तीनों आपके माइनस होंगे। ऊपर की डायरेक्शन में क्या है 3 है और 6 है, 3 इसका और 6 इसका, ठीक है। तो 3 और 6 आप निकालोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से 6 और 6 माइनस हो गया, इसमें से आप घटाओगे तो कितना मिलेगा 3 और -15, 3 और -15 कितना दे देगा आपको -12 -f साइन थीटा। इसको आप मान लो Ry, इक्वेशन नंबर 2। अब आप जानते हो इनका रिजल्टेंट 0 है। इन सभी फोर्सेस को अगर हम लगा दें तो इनका रिजल्टेंट 0 है, क्योंकि हमने यही माना है ना कि F वेक्टर को अगर हम किसी डायरेक्शन में लगा देते हैं तो उसके बाद नेट रिजल्टेंट क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो अब क्या करोगे आप Rx को आप 0 से इक्वेट कर दोगे,
तो आर एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो कितना मिल जाएगा, एफ कॉस थीटा इक्वल टू 12 आपको मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3 आप मान लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। और आर वाई को भी आप 0 से इक्वेट कर दो। आर वाई को अगर आप 0 से इक्वेट करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा कितना मिल जाएगा आपको, -12। एफ साइन थीटा कितना मिल जाएगा, -12, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है और थीटा निकालना है, दोनों आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं एफ निकाल लेता हूं। तो अगर मैं 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो रूट अंडर मुझे क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एफ साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 12 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं, यहां पे अगर आप वैल्यू रखो तो कितना मिलेगा बताओ आप, एफ आप कॉमन ले लो, एफ स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो मिलेगा, इक्वल टू यहाँ पे आप 12 कॉमन ले लो तो √2 मिल जाएगा आपको, एफ आपका बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 √2। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 12 √2। अब मुझे एंगल भी निकालना है। तो अब एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 डिवाइडेड विथ 3, 4 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा। तो 4 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, tan थीटा यहां मिल जाएगा। tan थीटा मुझे कितना मिल जाएगा बताओ आप, -1 मिल जाएगा। -1 tan की किस वैल्यू की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री की, tan 45 डिग्री आपका 1 आता है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू -tan 45। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू माइनस आपका tan किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको आप ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको, tan 180 -45, यही तो मिलेगा। तो अगर आप थीटा को कंपेयर करते हो तो कितना मिल गया आपको, 180 -45, थीटा कितना आ गया आपका 45। आप इसमें से घटाओगे 5 और यहाँ कितना बचा 7 में से 4 घटाओगे आप तो 3 मिलेगा, 3, ये कितना मिल गया 135 डिग्री। ये आपका आ गया थीटा का एंगल। इसका मतलब ये कुछ यहाँ पे नहीं लग रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 135 डिग्री होने का मतलब कि यहाँ क्या है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा कहीं, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना आ गया 135 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। इस तरीके से आपको बहुत क्वेश्चन मिल सकते हैं, आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, कर लो आप। चलो मैं अब रब करता हूं इसको, ठीक है। अब हम थोड़ा HCV के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। HCV में ठीक ठाक क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मैं उसके क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, जो टफ हैं और 1-2 सिंपल भी मैंने लिया है, वो मैं आपको करवा देता हूं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वेक्टर का यूज हम फिजिक्स में कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, 2, 1.5 और 1। यहां पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। क्या गिवन है आपको, यहां से 30 डिग्री पे 2 मीटर लेंथ का एक वेक्टर है। 2 मीटर लेंथ का कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, ठीक है। और एक 1 मीटर का है 90 डिग्री पे, 1 मीटर का है 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। और एक और वेक्टर आपको गिवन है 60 डिग्री पे 1.5 मीटर का, 60 डिग्री पे है ये, यहां से 60 डिग्री बना रहा है, कितने पे है 1.5 मीटर का, ठीक है ना। अब आपको बताना है इन तीनों का सम कितना आएगा। अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल दूं, इसको बी वेक्टर बोल दूं और इसको सी वेक्टर बोल दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है। फटाफट आप सॉल्व करो फिर मैं बताता हूं।
चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको। फिर से आप वही कंपोनेंट मेथड लगाओ, इसको आप रिजॉल्व कर दो, इसको आप इधर और इधर रिजॉल्व कर दो। तो अगर आप 2 को इधर रिजॉल्व करते हो तो ये कितना मिल जाएगा, 2 साइन कॉस ऑफ 30, कॉस 30 कितना मिलता है, √3/2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, √3 मिल जाएगा। ये कितना मिल गया, √3। उसी तरह ये ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा, कॉस ऑफ साइन 30 मिलेगा, साइन 30 1/2 होता है, तो 2 × 1/2 1 मिल जाएगा। ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया ही हुआ है, इसको आप रिजॉल्व कर लो। इसको आप इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो 1.5 कॉस ऑफ 60, कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो ये कितना मिल जाएगा, 1.5/2, ठीक है। और इसका अगर आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हो, 1.5 मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका अगर आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हो तो ये कितना मिलेगा बताओ आप, 1.5 √3/2, यही तो मिलेगा, √3/2 मिलेगा साइन 60 की वैल्यू। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो a + b + c निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, rx ry निकालूंगा, जो मैंने अभी सीखा हुआ है, अभी मैंने सिखाया आप लोगों को। तो rx क्या मिलेगा यहां से बताओ, √3 मिलेगा -1.5/2, यही तो मिलेगा। एक इधर मिलेगा, एक इधर है, बस यही दो हैं। तो कितना मिल जाएगा आपको, √3 - 3/4। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ये आपका rx आ गया। अब आपको निकालना है ry कितना मिलेगा बताओ, ऊपर की डायरेक्शन में कितना है, इसकी वैल्यू है आपकी 1, और इसकी वैल्यू कितना है, +1.5 √3/2, ठीक है। ये मिल गया। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, -1 है, 1 है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। कितना मिल गया आपको, ry अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 3 √3/4, इक्वेशन नंबर 2 आप मान लो। अब r आपको निकालना है, तो क्या करो, √rx² + ry², यही तो करोगे आप, rx² + ry² करोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ। rx की वैल्यू आप रख दो, rx की वैल्यू कितनी है, √3 - 3/4 स्क्वायर प्लस 3 √3/4 स्क्वायर, ठीक है। अब इसी की वैल्यू आप निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है आपको, ये HCV का नहीं है, मैं खुद से आपको देता हूं, ठीक है। HCV में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक आदमी जो है 5 मीटर इधर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में। पहले आप डायरेक्शन समझ लो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये डायरेक्शन होती है। तो 5 मीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, फिर ये 10 मीटर चला वाई डायरेक्शन, 90 डिग्री पे ये लेफ्ट टर्न लिया। पहले 5 मीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, फिर ये 90 डिग्री पे लेफ्ट टर्न लेके 10 मीटर चला, ठीक है। फिर ये वापस क्या लिया, राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेके ये फिर वापस 5 मीटर चला, ठीक है। राइट टर्न लेके ये वापस 5 मीटर चला, और फिर ये लेफ्ट टर्न लिया, और लेफ्ट टर्न लेके ये कितना चला, 5 मीटर, और ये फाइनली पहुंच गया फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुंच गया। अब आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस आदमी का जो ये चला था, ठीक है ना। ये आपको बताना है, फटाफट सॉल्व करो और फिर बताओ। मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप लोग मैच करोगे। चलो ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं, देखो ये है आपका 5, ये है आपका 10, ये है आपका 5 और ये है आपका 5। तो आप क्या करो, इसमें एक 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। तो क्या काम करो आप, यहां से आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये लेंथ कितनी है, 5 है, और ये लेंथ कितनी है, 10 है। इसको आप ज्वाइन कर दो, ए बी को आप ज्वाइन कर दो ऐसे। तो अगर ए बी की वैल्यू आपको बतानी है, ए बी की वैल्यू ही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इधर ये टोटल लेंथ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखूंगा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर मैं इसको सी बोल दूं तो
मैं क्या देखूंगा, ट्राइंगल ए बी सी की मैं बात कर रहा हूं, ए बी सी की। तो ये वाली लेंथ कितनी मिलेगी मुझे, 10 स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ 10 और 5 कितना मिल गया मुझे, 15 स्क्वायर, यही तो मिलेगा। कितना मिल गया बताओ आप, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 15 का स्क्वायर कितना मिलता है, 225 मिलता है आई थिंक। 15 को अगर आप करोगे, ठीक है, ठीक है, 225 मिलेगा। अब ये कितना हो जाता है, 325, 325 मिल गया, है ना। ये आपका आ गया ए बी का मैग्नीट्यूड, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इसका, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। चलो कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं। वाह, आज मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, है ना। सिंपल सिंपल चीजें आपको सीखनी है बस, है ना, बहुत ज्यादा चीजें इसमें है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक कैरम बोर्ड है, वो 4x4 का कैरम बोर्ड है आपका, ठीक है। HCV की ही प्रॉब्लम है, 4x4 का कैरम बोर्ड है, 4 फीट। इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। ये आपका एक कैरम बोर्ड है, ठीक है ना। इसमें क्या है एग्जैक्टली, ये 4 फीट क्रॉस 4 फीट का है। कितना है, 4 फीट, 4 फीट क्रॉस 4 फीट का है। ये आपका कितना है, 4 फीट है, और ये भी कितना है, 4 फीट है, ठीक है। अब यहां एग्जैक्टली सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर पे आपकी क्या रखी हुई है, क्वीन रखी हुई है। सेंटर पे क्या है, ये क्वीन है, क्वीन यहां पे रखी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्लाइडर से हम जब क्वीन को हिट करते हैं तो वो क्या करती है, फ्रंट वाले पार्ट को हिट करके वापस आके इस होल में चली जाती है, जो यहाँ पे होल बना हुआ है, इस होल में चली जाती है ये क्वीन, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। क्वीन हमारी होल में चली जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है, जब इसको हमने हिट किया तो आपको 3 चीजें बतानी है। पहले क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट फेस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट फेस, ठीक है। दूसरा आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रंट फेस टू होल, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रंट फेस टू होल। फ्रंट फेस में किसको बोल रहा हूं, जिस फेस पे ये जाके हिट करती है, ठीक है। और तीसरा फ्रंट फेस या स्ट्राइकिंग फेस भी आप बोल सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेंटर एंड होल। ये 3 क्वेश्चन आपको बताना है, तो आप फटाफट सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ मुझे। आप अपना आंसर मैच करोगे जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो, अगर आप इसको हिट करोगे तो ये कुछ यहां पे जाके फ्रंट फेस पे हिट करेगा, उसके बाद यहां आएगी क्वीन, ऐसे ही तो आएगी, यहां जाके हिट करेगी, फिर यहां पे आएगी, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन की तरीके से होगा कुछ आपका, ठीक है ना। कैरम बोर्ड अगर आप खेलते हो तो आपको पता होगा कि कैरम बोर्ड में कैसे ये स्ट्राइक करता है, ठीक है ना। तो ये इसी एंगल पे आएगा। तो अगर मैं ये वाली लेंथ देखूं, बताओ आप, ये 4 फीट है, ये 4 फीट है दोनों, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको
रीड्रॉ कर दूं, यहां पे अगर मैं इसका क्या कर लूं, मिरर इमेज ले लूं, इसका क्या कर लूं मैं, मिरर इमेज ले लूं, तो बताओ आप क्या आएगा। ये लेंथ मेरी कितनी है, यहां से अगर ये लेंथ मैं देखूं, ये कंप्लीटली मेरा कितना है, 4 फीट का था, ये 4 फीट मैंने यहां पे दिखा दिया है, तो यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा बताओ आप, 2 फीट, और ये कितना मिल जाएगा, ये आपको वापस कितना मिल जाएगा, 4 फीट, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी आएगी, 2 फीट, ठीक है, यही तो आएगी। अब हमें निकालना है कि ये वाली लेंथ कितनी आती है, ठीक है ना, ये वाली लेंथ हमें निकालना है, ठीक है, ये वाली लेंथ निकालना है और ये वाली लेंथ हमें निकालना है, 2 लेंथ हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं, अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखोगे आप, 2 फीट, ये अगर आप लेते हो इस वाले ट्रायंगल में लेते हो, इस ट्रायंगल में, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हो, अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल में कितना मिलेगा आपको, ये, इसको आप मान लो x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मान लो आप, y मान लो, ठीक है, x और y मान लो, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा बताओ आप, अगर आप इसको रखोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपका 6। मैं क्या करूंगा, सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हम देखें, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, यहां से यहां तक वाला जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल में 6 है इस साइड की लेंथ, और छोटे वाले ट्रायंगल में कितनी लेंथ है, 4 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बड़े वाले ट्रायंगल में इसकी लेंथ कितनी है, y, और छोटे वाले ट्रायंगल में कितनी इसकी लेंथ है, x। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर, इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से बताओ आप, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो 3x इक्वल टू 2y, इक्वेशन नंबर 1 आप लिख लो, ठीक है, 3x इक्वल टू 2y। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो अगर ये 2 फीट है टोटल, तो बताओ आप यहां पे ये कितना मिलेगा, ये एग्जैक्टली सेंटर है, यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तीनों सेम होगी। तो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस, सिर्फ यहां तक की इतनी डिस्टेंस अगर मैं लिखूं, तो ये मुझे कितनी मिलेगी, 2/3 मिल जाएगी मुझे। और इसकी लेंथ कितनी है, 2 फीट है, 2 फीट है, इसकी लेंथ 2 फीट है ना, ये आपने लिखा हुआ है। और ये कितना मिल गया हमें, 2/3 फीट, 2/3 फीट। तो अगर मैं अब यहां पे निकालूं y माइनस एक्स की वैल्यू, y माइनस एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ये लेंथ मेरी कितनी होगी, y माइनस एक्स, ये कितना मिल जाएगा, रूट अंडर कितना मिल जाएगा बताओ आप, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर, 2/3 होल स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब कितना ले लो आप, 2/3 आप कॉमन ले लो, यहां कितना मिल जाएगा आपको, रूट अंडर 4 प्लस 4/9, यही तो मिलेगा, रूट 40/3 मिलेगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, 2√10/3, यही तो मिलेगा y माइनस एक्स। तो ये कितना आ गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 2√10/3। इक्वेशन नंबर इसको आप क्या मान लो, 2 मान लो, ठीक है। अब यहां पे क्या निकालना है आपको, आपको y माइनस एक्स ही निकालना है, y माइनस एक्स ही तो निकालना था आपको पहले क्वेश्चन में जो दिया था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट फेस। तो आपका पहला आंसर ये आ गया, पहले का आंसर आपका ये हो गया। अब हम दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रंट फेस टू होल, फ्रंट फेस टू होल, ये वाला यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला निकालना है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, y के बराबर होगा। तो अब मैं यहां से वैल्यू रखता हूं, y माइनस एक्स इक्वल टू 2√10/3। अब मैं क्या रखूं, y की वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, x की। तो मैं y को रिप्लेस कर देता हूं, y को मैं क्या कर दूंगा, 3/2x कर दूंगा। तो 3/2x
माइनस एक्स इक्वल टू 2√10/3 है ना। अब यहां से आप घटाओ इसको तो कितना मिलेगा, x/2 इक्वल टू 2√10/3। तो अब अगर आप x निकालो तो कितना मिलेगा, 4√10/3। ये आ गया आपका कौन सा, x की वैल्यू। तो ये आपका सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपका सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, सेकेंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेंटर और होल के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब यहां पे कितना मिल जाएगा बताओ आप, यहां पे अगर सेंटर और होल के बीच का आप डिस्टेंस देखोगे, ये कितना मिलेगा 2 फीट और ये कितना मिलेगा 2 फीट। अगर आप इसके बीच का ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालो, 2 फीट प्लस स्क्वायर और 2 फीट स्क्वायर, यही तो मिलेगा। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट तो कितना मिलेगा, थर्ड में डिस्प्लेसमेंट 2 स्क्वायर रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा 2√2 फीट। सब किस में आएगा, फीट में आएगा। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए तीनों के। ठीक है ना, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक आपकी मॉस्क्यूटो का जो नेट आता है, जो घर पे हम लोग यूज करते हैं, मॉस्क्यूटो अंदर ना आए बेड के, है ना, मच्छरदानी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मच्छरदानी आपको दिया हुआ है। ठीक है, बेड की डायमेंशन आपको दी हुई है और मच्छरदानी की क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है। तो आपको बताना है कि एक मॉस्क्यूटो अगर एंटर करता है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, 6 होगा। चलो तो यहां पे देखो आप, क्या है, एक मच्छरदानी है जिसकी डायमेंशन क्या है, जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है 7x4x3, 7x4x3, सब किस में है, फीट में है। तो फीट यहां पे आप इस तरीके से लिखो, 7 फीट क्रॉस 4 फीट क्रॉस 3 फीट। ठीक है ना, 3 फीट, ये आपकी डायमेंशन है, किसकी, मच्छरदानी की डायमेंशन है। अब क्या बोला जाता है, अगर एक मॉस्क्यूटो एंटर करता है, आपके बेड के एक कोने से एंटर करता है और उसके डायगोनली ऑपोजिट साइड पे जाता है, तो बेड के एक कोने से एंटर करता है, डायगोनली ऑपोजिट साइड पे जाता है, तो आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्क्यूटो। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्क्यूटो बताना है। जैसे मच्छरदानी आपकी कुछ इस टाइप की है, ठीक है, ये आपकी मच्छरदानी है। ठीक है ना, इसको आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपकी मच्छरदानी होगी। ठीक है ना, अब मॉस्क्यूटो आपका कहां से एंटर करता है, यहां पे एक छोटा सा होल बना हुआ है जहां से मॉस्क्यूटो एंटर करता है और वो यहां पे पहुंच जाता है। मान लो इसको मैंने पॉइंट ओ बोल दिया और इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया, ओ से वो ए पे पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मैं डायमेंशन आपको बता देता हूं, इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी लेंथ है 7 फीट, इसकी लेंथ है 4 फीट, और ये जो हाइट है, हाइट आपकी कितनी दी हुई है, 3 फीट। ठीक है ना, तो आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। और आपको अगर ओ को हम ओरिजिन मान लें तो आपको मॉस्क्यूटो का पोजीशन वेक्टर बताना है जब वो इस कॉर्नर पे जाके बैठेगा तब। ठीक है, तो बताओ दोनों। चलो कर लिया होगा। अब मैं देखो एक्स वाई और जेड एक्सिस अगर मैं मानूं, मैं क्या मान लूं, एक इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस जेड एक्सिस मान लिया,
और इस डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस मैंने मान लिया। तो अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लिखो, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा बताओ आप, 7 फीट कॉमा 4 फीट कॉमा 3 फीट, यही तो मिलेगा। तो अगर मुझे अब इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हुआ, अगर मुझे ओ ए वेक्टर लिखना हुआ तो कितना मिलेगा मुझे, 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, यही तो मिलेगा। अब अगर मुझे ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, यही तो मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना है, इसी का मैग्नीट्यूड लिख देना है। तो कितना मिल जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना मिलेगा, 49 प्लस 16 प्लस 9, कितना मिल गया आप बताओ आप, 74 मिल गया। ठीक है, रूट 74 के आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर आप नोट करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपको, हाँ एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं आपको, पहले आप खुद से ट्राई कर लो। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो अब देखते हैं हम इसको। यहां पे अगर आप देखोगे तो ए वेक्टर डॉट, अगर ए क्रॉस बी आप करते हो तो ये क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ए बी साइन थीटा आप बाहर लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा आपने बाहर लिख लिया, ए वेक्टर डॉट एन कैप, यही तो मिलेगा आपको। ए वेक्टर डॉट एन कैप अगर मिला तो यहां से क्या लिखोगे आप बताओ आप, ए बी साइन थीटा, और ये कितना मिल जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन कैप कितना मिलेगा, ए इंटू एन की वैल्यू 1, और ए और एन के बीच का एंगल कितना होगा 90, तो कॉस ऑफ 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये सबको 0 कर देगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए क्रॉस बी आपको आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपको लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुका हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो आपको बताना है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहां पे दिया हुआ है, ये हमारा एक एक्सिस है, ठीक है, यहां पे क्या है, एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा ओरिजिन है। अगर मैं इसको बोल दूं पॉइंट P, तो आपको क्या बोला जा रहा है, OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, आपको प्रूव करना है कि ये जितनी भी डिस्टेंस पे ये मूव कर ले, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आपको प्रूव करना है। इस वाली लाइन पे, जो ये पैरेलल लाइन है, यहां से इस लाइन पे ये जितना भी मूव कर ले, P इसका V वेक्टर, इसका स्पीड है v वेक्टर है ना, इसकी वेलोसिटी है, और ये पॉइंट है हमारा P, स्पीड दी हुई है, तो इसको आप वेलोसिटी लोगे क्योंकि ये एक डायरेक्शन में है, तो इसको आप वेलोसिटी वेक्टर बोल सकते हो। तो OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर कांस्टेंट है, तो ये कितना आएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट आपको प्रूव करना है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो अब मैं बताता हूं, मान लो ये है x, ठीक है ना, x है आपका, ठीक है। अब क्या मिलेगा बताओ आप, ये एंगल मान लो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अगर OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर अगर आपको निकालना है तो कितना मिलेगा, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, V वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप, यही तो मिलेगा।
अगर आपको ये निकालना है ओपी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ आप, ओपी साइन थीटा अगर आपको लिखना है, ओपी साइन थीटा, ओपी का मैग्नीट्यूड मैंने एक्स लिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स साइन थीटा कितना मिल जाएगा, वी वेक्टर इंटू एन कैप। ठीक है, तो अगर आप एक्स साइन थीटा अगर आप देखो, एक्स साइन थीटा आपकी यही डिस्टेंस तो हुई, अगर मैं इसको क्यू बोल दूं ओ क्यू, ये डिस्टेंस कितनी हुई, ओ इंटू क्यू के बराबर हुई, ओ क्यू के बराबर हुई, वही तो डिस्टेंस होगी। इसको आप थीटा लो, ठीक है ना। थीटा क्यों लोगे आप इसको, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा होना चाहिए, है ना, तो थीटा आप इसको लोगे। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आप जानते हो ओपी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ओपी वेक्टर आपका इधर है और वी वेक्टर इधर है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो यहां भी ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ओ क्यू कितना मिल गया आपको, ओ क्यू इंटू वी वेक्टर कॉम्पोनेंट क्रॉस एन कैप, यही तो आएगा। अब मैं मान लेता हूं ये पॉइंट यहां पे पहुंच जाता है, यहां पे अगर ये पहुंच जाता है, अब मैं मान लेता हूं ये एंगल कितना हो गया, अब अल्फा हो गया। अब यहां पे मैंने मान लिया ये टी पॉइंट पे पहुंच गया और वी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। तो अब इसके आगे मैं यहां पे बताता हूं आपको, यहां पे देखो, अगर ये यहां पे पहुंच गया तो आप क्या लिखोगे, फिर से वही लिखोगे, ओटी क्रॉस वी वेक्टर, तो कितना मिलेगा, ओटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा साइन अल्फा इंटू वी इंटू एन कैप, यही तो लिखोगे आप। एन कैप कितना होगा, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, एन कैप की डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं हो रही है। अब ओटी साइन अल्फा कितना होगा बताओ आप, ये अगर वैल्यू है ओटी साइन अल्फा आपकी यही वैल्यू आएगी, ये कितना आ गया, फिर से आपका क्या आ गया, ओ क्यू इंटू वी, ओ क्यू इंटू वी इंटू एन कैप। तो ये क्या है, पहले वाले के बराबर है, इसका मतलब अगर ओपी इंटू वी और ओटी इंटू वी दोनों हमेशा क्या रह रहे हैं, इक्वल रह रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये आपने प्रूव कर दिया दो पॉइंट लेके कि दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं। दो क्वेश्चन हमें और करने हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन है दोनों, उसको आप लोग देख लेना। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर का समेशन दिया हुआ है, एक फोर्स है जो दो वेक्टर के समेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एफ वेक्टर आपका गिवन है, एफ वेक्टर क्या है, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है ये एक फोर्स एफ इज फोर्स ऑन ए चार्ज, एक चार्ज पे ये फोर्स लग रहा है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, व्हाट्स इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन चार्ज should be thrown so that net force on the charge is 0। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, ई वेक्टर किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और बी वेक्टर आपका वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है ना, ए वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है और बी वेक्टर आपका किधर है, वाई एक्सिस के अलोंग है। आपको वी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो इसको आप सोचो और सॉल्व करो, फिर मैं इसका सलूशन आपको बताता हूं।
चलो कर लिया होगा। अब मैं देखो बताता हूं, एफ वेक्टर आपका क्या है, जीरो वेक्टर है, एफ आपका जीरो हो गया, कब होगा, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो अगर यहां से मैं देखूं, अगर ये जीरो है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ई वेक्टर, क्यू ई वेक्टर किससे बैलेंस होगा, वी क्रॉस बी से बैलेंस होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी क्रॉस बी, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर। मतलब ई वेक्टर के अगर ऑपोजिट रहेगा तभी ये जीरो होगा, एफ वेक्टर आपका तभी जीरो होगा। तो आपका बी वेक्टर दिया हुआ है, ई वेक्टर आपका किधर है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और बी वेक्टर आपका किधर है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। इधर बी वेक्टर है और इधर क्या है, ई वेक्टर, ठीक है। अब आपको चार्ज किस डायरेक्शन में फेंकना चाहिए, तो v क्रॉस b आपका किधर आना चाहिए, माइनस एक्स की डायरेक्शन में आना चाहिए, यही तो आपका टारगेट है। तो ये इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, मैं मान लेता हूं ये प्लस z एक्सिस है, आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन क्या है, प्लस z एक्सिस है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे करना है v क्रॉस b, तो अगर मैं इसको प्लस k की डायरेक्शन में रखता हूं, तो इसको अगर मैं राइट हैंड को अपने v की डायरेक्शन में रखूंगा और फोल्ड करूंगा b की डायरेक्शन में, तो मेरी डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस x की डायरेक्शन। अगर आप सोचो, अगर आप इनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप थ्रो करते तो ये e की डायरेक्शन में ही आ जाता, इसका मतलब ये जीरो नहीं होता, ये माइनस e की डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इसको आप किधर की डायरेक्शन में फेंकोगे, v शुड बी, v वेक्टर शुड बी इन प्लस z डायरेक्शन, ठीक है ना। v वेक्टर किधर होना चाहिए आपका, प्लस z डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको आप लिख लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, ये एक मिरर है, ठीक है। मिरर पे लाइट रे आ रही है और यहां से वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि यहां पे क्या होता है, ये आपका नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर है आपका एन कैप, इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर है ई कैप, और रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर है आर कैप, ठीक है ना। तो आप जानते हो यहां से अगर ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो ये एंगल भी कितना होता है, थीटा होता है, ठीक है। आपको अब क्या बताना है, रिलेशन बताना है ई एन और आर में। आपको आर कैप लिखना है किसके फॉर्म में, फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ, राइट, आर कैप इन द फॉर्म ऑफ एन कैप एंड ई कैप, एन कैप और ई कैप के फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसको आप सॉल्व करो और आप जब मैं अपना सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप उससे मैच कराओगे। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो आप लोग। अब देखो यहां से अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ कर दूं थोड़ा आगे, ये वाली डायरेक्शन मेरी क्या होगी, ई कैप की ही तो डायरेक्शन होगी। ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला टोटल एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं ई कैप डॉट एन कैप लिखूं, ई कैप डॉट एन कैप लिखूं, तो दोनों यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वेक्टर आपका इधर पॉइंट कर रहा है, ये वेक्टर आपका इधर पॉइंट कर रहा है, तो बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो कितना मिल गया बताओ आप, ई कैप डॉट एन कैप, ई कैप डॉट एन कैप कितना मिल गया आपको, माइनस ऑफ कॉस थीटा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, आर कैप को निकालना है हमें एन कैप और ई कैप के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो अब मैं देखो इस फिगर को मैं रीड्रॉ करता हूं यहां पे, या तो मैं आपको यहीं पे समझाता हूं, इसको मैं रब करके यहीं पे समझाता हूं आपको। देखो क्या होगा, ये मेरी इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी और ये नॉर्मल था, ठीक है, यही तो था।
ये क्या था ई कैप, ये क्या था, ये आपका था आर कैप और ये था आपका एन कैप, यही तो था, आर कैप था ये। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहां पे प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, तो मैं इसको उठा के यहां पे प्लेस कर दूंगा। तो ये कितना मिल गया मुझे, ई कैप वेक्टर मिल गया। अब बताओ आप, ये एंगल थीटा है। अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ई वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, लेंथ अगर आप देखोगे तो 1 आएगी। उसी तरीके से मैंने इसको भी ऐसे जोड़ा रखा है यहाँ पे कि इसकी भी लेंथ कितनी आए, 1 आए, तो इसकी भी लेंथ कितनी आ गई, 1 आ गई मेरी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो आप जानते हो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी एंगल क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। तो अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, ये वाली लेंथ मेरी कितनी मिलेगी बताओ आप, 1 cos ऑफ थीटा, यही तो मिलेगी। उसी तरीके से जब आप ये लेंथ निकालोगे तो ये भी कितनी मिलेगी आपको, cos ऑफ थीटा मिलेगी। तो अगर मैं अब इस डायग्राम से लिखूं, इस डायग्राम से, ये वाला जो मेरा डायग्राम बन रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो मेरा बन रहा है, ठीक है, तो n कैप 2 cos थीटा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 2 cos थीटा है, इंटू n कैप, 2 cos थीटा इंटू n कैप प्लस ई कैप, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर आएगा, इक्वल टू आर कैप, आप लिख सकते हो। अब आप आर कैप को आपको निकालना है, तो आर कैप को आप इधर रखो, इसको आप इधर ले जाओ, तो यहां मिलेगा ई कैप प्लस 2 cos थीटा इंटू एन कैप, यही तो मिलेगा। अब बताओ, यहां से अगर आप cos थीटा की वैल्यू रख दो, ई कैप, यहां से अगर आप cos थीटा की वैल्यू रखो तो कितना मिलेगा, माइनस ई कैप डॉट एन कैप मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 2 इंटू ई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे आ गई इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हमारा आज वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे, एरर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।